हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाई जयशंकर झा। आज मैं बिहार बोर्ड के 12th के स्टूडेंट्स के लिए आईकॉम सेकेंड ईयर के जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए मैं अकाउंटेंसी का वीडियो लेकर आया हूं। यह अकाउंटेंसी की बुक के पहला चैप्टर का वीडियो है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो इस 50 के लिए आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से कोई 50 आपको बनाना होगा। और इस 50 में से जो है तो 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कोई 15 बनाना है 2 नंबर का, तो 15 दूना 30 मार्क्स हो गया। और 8 क्वेश्चन रहेगा जिनमें से कोई 4 बनाना होगा 5 नंबर का, तो 4 5 20 और 30 50 हो गया। तो 50 50 100 मार्क्स का आप लोगों का अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा। तो आज से कंटिन्यू आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स और हिंदी या हिंदी इंग्लिश दोनों, मैथिली का भी वीडियो अपलोड होगा। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और आप लोग एक बात हमें बताइए कमेंट में, जो अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए लाइव क्लास में, जहां पे आप अपने सभी डाउटों को पूछ सकते हैं। आप कहीं भी ट्यूशन पढ़ रहे हो, कहीं भी क्लासेस ले रहे हो, बहुत सारे क्लासेस तो बंद भी हो चुका है, बहुत सारे चल भी रहे हैं, तो फिर भी उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जिस टॉपिक में जहाँ जो भी प्रॉब्लम हो, सारे टॉपिक को मैं क्लियर करवाऊँगा। तो अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए जो कितने लोग लाइव के लिए रेडी हैं। अगर 10 लोग 15 लोग लाइव के लिए रेडी हो जाएं, जो पर डे जुड़ेंगे हमसे, टाइमिंग आप लोग जो कहेंगे उसी टाइम में मैं आप लोगों को लाइव दे दूंगा। लेकिन आप लोग का सहमति चाहिए। और रेगुलर अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, कहीं भी पढ़ते हो, कोई डाउट नहीं है, आप बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 870191 89 006। अगर आप लोगों का तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ बाकी है या कोई भी चैप्टर में डाउट है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको जैसे भी हो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। तो आप लोग बताइए। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो आज से एक सीरीज चलेगा, प्रत्येक रोज़ कोई ना कोई सब्जेक्ट का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो वीडियो आप लोगों को दूंगा, ये पूरा वीडियो को बोले तो मैं छानकर आप लोगों के लिए लाया हूँ। इन प्रश्नों को देखने के बाद आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसान होगा। आप जब क्वेश्चन देखेंगे एग्ज़ाम में तो लगेगा जो सब का सब मुझे पता है, अब मैं किसका उत्तर दूं। आपको 1 से लेकर 50 तक उत्तर आता रहेगा, आप 50 51 से 100 तक छोड़ देंगे, तो ऐसा माहौल हो जाएगा। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो आपके बुक का पहला चैप्टर है, गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन, गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन, इस पूरे चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, देखिए कहीं से मैं ना तो कॉपी किया हूं ना कुछ, पूरे बुक में से जितने भी थ्योरी हैं उनमें से जो जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो आप लोगों के लिए मैं लिख लिया हूं और आप लोगों को बता रहा हूं। तो एक एक मेहनत करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा गया है, तो निश्चित रूप से एग्जाम में काम करेगा। और अभी तक तो कोई ऐसा मेरा गेस हुआ नहीं किसी साल जो एग्जाम में नहीं मिला हो, इस बार भी अच्छा ही होगा। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन, जो फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों का, इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 100% एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन चैप्टर से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 10 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से होंगे। आज मैं इसमें आप लोगों को 22 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं, जिनमें से 10 क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। देखिए, अगर आपको नहीं आएगा वीडियो तो रहेगा ही यूट्यूब पे, आप वापस आपको हमें बताइएगा जो नहीं मिला, और आंसर की लेकर आऊँगा तो वहाँ भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव है वह अलाभकारी संस्था के स्थापना का उद्देश्य। देखिए, अलाभकारी संस्था के स्थापना का उद्देश्य, तो अलाभकारी संस्था के स्थापना का जो उद्देश्य है वह लाभ न कमाना। क्या क्या है? लाभ न कमाना। ये भी ऑप्शन हो सकता है, अपने सदस्य एवं समाज को एक निश्चित सेवा प्रदान करना। ये इससे आप 2 नंबर का क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो अलाभकारी संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आप उत्तर लिख देंगे लाभ न कमाने वाले
संस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ न कमाना, अर्थात अपने सदस्य एवं समाज को एक निश्चित सेवा प्रदान करना। तो ये इसका आंसर हो सकता है। क्लियर। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जो अलाभकारी संस्था की स्थापना का उद्देश्य तो होगा लाभ न कमाना। ठीक है। दूसरा प्रश्न है अलाभकारी संस्था का उदाहरण। तो देखिए उदाहरण मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ शैक्षणिक संस्थान। अब शैक्षणिक संस्थान के अंतर्गत आप लोगों को पता ही होगा स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं। तो आपको ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जो निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन है, निम्न में से कौन अलाभकारी संगठन नहीं है। बस तो आपको समझना है जो ये जो अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सब के सब अलाभकारी संस्था का उदाहरण है। तो इनमें से जो अलाभकारी संस्था होगा उसको चुनना है, नहीं होगा तो नहीं, इनमें से बाहर को जो होगा उसको अलाभकारी यानी व्यापारिक में चुनना है। ठीक है ना। शैक्षणिक संस्थान समझ रहे हैं, खेलकूद क्लब, हॉस्पिटल, धार्मिक संस्थान, मनोरंजन व सांस्कृतिक संस्थान, ये सब जो है अलाभकारी संस्थान के उदाहरण है। चलिए तीसरा जो इम्पोर्टेंट है प्रश्न है वह अलाभकारी संस्था के आय का मुख्य स्रोत। देखिए अलाभकारी संस्था का जो आय का मेन स्रोत होता है वो चंदा। चंदा कौन देता है तो सदस्य देता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन तो 22 ही मैं बता रहा हूँ लेकिन 22 से 44 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए चंदा कौन देते हैं तो सदस्य देते हैं। अलाभकारी संस्था के आय का मेन स्रोत, जो मेन सोर्सेस ऑफ इनकम जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है सब्सक्रिप्शन, जो कि इनके मेंबर देते हैं, दान जो पब्लिक के द्वारा दिया जाता है, जो जनता होते हैं वो जो देते हैं वो दान होते हैं, डोनेशन, अनुदान, सब्सिडी, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो अनुदान देते हैं। तो मेन सोर्सेस ऑफ इनकम जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हुआ है चंदा, दान और अनुदान। ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है अलाभकारी संस्था के वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है। अलाभकारी संस्था के वित्तीय विवरण यानी कि अंतिम खाता में, फाइनल अकाउंट में अलाभकारी संस्था में शामिल होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट, आईवीआई खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो अभी तक तो कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है। चलिए पांचवा जो प्रश्न है वो क्या है देखते हैं। पांचवा प्रश्न है प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता वास्तविक खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट है। रोकर बही का सारांश है। देखिए इसको अगर थोड़ा भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ना तो दे देगा प्राप्ति एवं भुगतान खाता है तो रोकर बही का सारांश, ये भी उत्तर हो सकता है। वास्तविक खाता तो है ही, रोकर आधार पे इसे तैयार किया जाता है। ठीक है। छठा जो प्रश्न है आईवीआई खाता है। तो आईवीआई खाता नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। यहाँ पे आप देख लीजिए जितने भी एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट होंगे ना वो वास्तविक खाता में होंगे, जिस अकाउंट्स में लॉस और प्रॉफिट होगा वो नाम मात्र खाता के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। तो आईवीआई खाता होता है नॉमिनल अकाउंट। सातवां प्रश्न है अलाभकारी संस्था के अधिकांश लेन देन होते हैं। तो देखिए अधिकांश लेन देन होते हैं नगद। अगर अधिकांश यहाँ से हटा देना अलाभकारी संस्था के लेन देन होते हैं तो नगद एवं उधार दोनों हो जाएगा। बहुत सारे गेस में गलत दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, बहुत सारे किताब में भी गलत दे दिया है। तो अलाभकारी संस्था के लेन देन होते हैं तो नगद एवं उधार, लेकिन अगर पूछेगा अधिकांश लेन देन होते हैं तो तब आपको उत्तर में लिखना है नगद। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, आप लोगों को मैं पहले बता दिया हूँ। ठीक है। आठवां प्रश्न है प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकर पद्धति पर बनाया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है रोकर पद्धति के आधार पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं और कल जो होगा वो इस चैप्टर का सब्जेक्टिव होगा। ध्यान रखिए कल इसका सब्जेक्टिव होगा। और अगर आप लोग रेडी हैं, आप लोग तैयार रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लाऊंगा। जिस प्रकार से पार्ट 3 का भी लाइव 8 बजे से होता है आप लोगों के लिए भी लाइव होगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों का सहमति चाहिए। कितने लोग रेडी हैं वो जरूर कन्फर्म कीजिएगा। ठीक है ना। 9वां प्रश्न है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकर का अंतिम कोष प्रकट करता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकर का क्या होता है, अंतिम कोष प्रकट करता है। ठीक है। 10वां प्रश्न है आईवीआई खाता दिखाता है। तो आईवीआई खाता दिखाता है सरप्लस या डिसीट। आईवीआई खाता में अधिक या कमी को दिखाता है। ठीक है। 11वां प्रश्न वसीयत को मानना चाहिए। तो वसीयत को मानना चाहिए दायित्व। जितने भी क्वेश्चन है अभी इसमें है ना, सब अभी तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं बोर्ड के सभी क्वेश्चन को मैंने देखा है, बुक को देखा है, गेस को देखा है। तो छान के समझिए ना प्योर क्वेश्चन लाया हूं जो आप लोगों को एग्जाम में आने वाला है। 10 क्वेश्चन इनमें से रहेगा, मैं गारंटी लेता हूं। 12वां जो प्रश्न है
एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को देखा जाता है। आजीवन सदस्यता शुल्क को आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। आजीवन सदस्यता शुल्क जो होता है वो पूंजीगत प्राप्ति होता है, क्योंकि वन टाइम प्राप्त होता है। जितने भी वन टाइम प्राप्त होने वाले इनकम है या एक्सपेंडिचर है तो वो क्या होंगे, तो पूंजीगत प्राप्ति होंगे, ठीक है ना। 13वां प्रश्न मानदेय है, तो मानदेय एक आयगत व्यय है। सबको हम डिटेल्स में कल बताने वाला हूं थ्योरी पेपर में, तो आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो अभी तक 13 प्रश्नों को देख लिए हैं। अब 14वां देखते हैं। गैर व्यापारिक संस्था में दायित्व पर संपत्ति का अधिक, दायित्व पर संपत्ति का अधिक कहलाता है। तो पूंजी निधि या कोष, देखिए इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछ देगा ना तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैपिटल फंड बराबर, तो देखिए दायित्व पर संपत्ति का अधिक बड़ा कौन होगा, तो संपत्ति होगा। तो एसेट माइनस जो लायबिलिटी होता है वो कैपिटल फंड होगा। एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होगा, कैपिटल फंड। संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी निधि, और पूंजी निधि क्या होता है, तो गैर व्यापारिक संस्था के लिए दायित्व पर संपत्ति का अधिक कैपिटल फंड होता है। कैपिटल फंड इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। मैं तमाम क्वेश्चन को शामिल किया हूं, आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू एग्जाम तक बने रहिए, फिर देखिए क्या होता है। 15वां प्रश्न है आय पर व्यय की अधिकता। आय पर व्यय की अधिकता, तो आय पर व्यय की अधिकता बड़ा कौन हो रहा है यहाँ पे, व्यय। आय पर यानी कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम क्या होगा, तो कमी। ध्यान से देखिए, एक्सपेंस क्या हो रहा है, बड़ा, एक्सपेंस की अधिकता है, आय का जो है कमी है, तो क्या हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा, यानी कमी, ठीक है ना। देखिए व्यय पर आय की अधिकता, अगर व्यय पर आय की, अगर आय बड़ा हो जाएगा तो अधिक हो गया, सरप्लस। सब लोग जानते हैं अगर इनकम अधिक होगा तो सरप्लस होगा, और इनकम कम हो जाएगा यानी कि एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा तो डिसीट होगा, कमी होगा। तो 15वां हो गया। 16वां प्रश्न है आय प्राप्ति एवं भुगतान खाता समानता दर्शाता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है ना डेबिट शेष दिखाता है, क्योंकि रिसिप्ट ज़्यादा होता है और डीआर साइड में रिसिप्ट लिखा जाता है। कल के थ्योरी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। एक एक चैप्टर को मैं कंप्लीट करवाऊंगा, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। अगर आप लोग एग्री हो गए तो मैं लाइव भी आके आप लोगों को एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। बस आप लोग जो चाहते हैं लाइव मैं आऊं तो आप लोग कन्फर्म कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए 17वां जो है क्या है, तो संपत्ति। देखिए संपत्ति कौन कौन होंगे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे पूरा क्लियर। संपत्ति बकाया चंदा, बकाया आय, अग्रिम खर्चा, ये जो है ना सब के सब क्या है, तो संपत्ति है। और ये अग्रिम चंदा, अग्रिम आय, बकाया खर्च और टेस्टिंग एक्सपेंस एक्रूड, ये सब क्या होंगे, तो दायित्व में आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बकाया चंदा है तो ऑप्शन देगा संपत्ति, ये वो, तो आपको संपत्ति में टिक करना है, ठीक है ना। तो संपत्ति के देखिए इस चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, पूछा जा सकता है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। संपत्ति में कौन कौन आएगा, बकाया चंदा, बकाया आय, अग्रिम खर्चा, ठीक है ना। दायित्व में क्या आएगा, अग्रिम चंदा, बकाया चंदा संपत्ति, और अग्रिम चंदा जो होगा दायित्व, अग्रिम आय, बकाया खर्चा, ठीक है ना। 18वां प्रश्न आय व्यय खाता में लिखा जाता है। तो आय व्यय खाता में चालू वर्ष से संबंधित करंट ईयर का जितने भी जो रेवेन्यू होंगे, सभी आयगत आय एवं व्यय, चाहे वो प्राप्त हुआ हो या नहीं हो, इसको बनाया जाता है उपार्जन के आधार पर। आय व्यय खाता को बनाया जाता है उपार्जन के आधार पर। चालू वर्ष के सभी आय एवं व्यय को लिखा जाता है, चाहे वो प्राप्त हुआ हो या प्राप्त नहीं हुआ हो, ठीक है ना। तो आय व्यय खाता के बारे में जान गए। चलिए देखते हैं अब 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है, आय व्यय खाता बनाया जाता है। तो आय व्यय खाता उपार्जन के आधार पर बनाया जाता है, एक्रूअल बेसिस पर बनाया जाता है। प्राप्त हुआ हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है, अगर अर्न हो गया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा, ठीक है ना। 20वां प्रश्न पूंजी कोष की गणना की जाती है। तो पूंजी कोष की गणना किया जाता है एसेट में से लायबिलिटीज को घटाकर। 21वां प्रश्न विशिष्ट दान है पूंजीगत प्राप्ति, जितने भी विशिष्ट हो जाएगा ना, स्पेशल जो होगा ना वो पूंजीगत में आएगा। 22वां और अंतिम प्रश्न है मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त जो संपत्ति होता है उसको वसीयत कहा जाता है, और यह वन टाइम मिलता है इसलिए पूंजीगत प्राप्ति है। तो इस चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो मैंने बताया। तो 22 तो क्वेश्चन डायरेक्टली है, लेकिन इससे पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको 40-50 ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएंगे। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, जो भी आपको डाउट हो आप हमें बताइए। मैं ऊपर में नंबर भी दे दिया हूं, और मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे देता हूं। जितने भी
12th के स्टूडेंट्स हैं वो इस ग्रुप में जुड़ जाएं। आप लोगों को वहाँ जो भी प्रॉब्लम होगा ना, उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।